दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में एक मर्डर मिस्ट्री मूवी जिसका नाम है साइलेंस 2, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी। इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके अपने घर जाने लगती है। तब उसको अपने बॉयफ्रेंड के लैपटॉप में एक चीज दिखती है जो कि शायद उसको नहीं देखनी चाहिए थी, और वह लड़की अब उस चीज की फोटो ले लेती है, जिसके बाद कोई उस लड़की पर हमला कर देता है। यही सीन चेंज होता है जहाँ में से भी अविनाश को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं। तब उनको रास्ते में एक आदमी दिखता है जो कि एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था। तब अविनाश उस आदमी को मारकर अच्छे से सबक सिखाता है ताकि वह आदमी दोबारा ऐसा कभी किसी और लड़की के साथ ना करे। फिर थोड़ी देर बाद अविनाश को कमिश्नर का कॉल आता है जो कि अविनाश को नाइट आउट बार के शूट आउट के बारे में बताते हैं जिसमें 8 से 10 लोग मारे गए। तब अविनाश ये केस लोकल पुलिस वालों को संभालने के लिए कहता है, मगर कमिश्नर अविनाश को फोर्स करके ये केस उनकी स्पेशल टीम यूनिट को संभालने के लिए कहते हैं, क्योंकि उस बार के शूट आउट में एक मिनिस्टर का पीए भी मारा गया, इसलिए उनको ऊपर से प्रेशर आ रहा था। जिसके बाद अविनाश इस केस को ले लेता है। अगले सीन में अविनाश अपनी टीम के साथ क्राइम सीन पर पहुंचता है जहां अविनाश की टीम में इंस्पेक्टर अमित, राज और ऑफिसर संजना होते हैं। वहां अविनाश अब क्राइम सीन के अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करता है जहां वह देखता है कि किलर ने 10 लोगों को जान से मार दिया है। जिसके बाद अविनाश बार के मालिक से बात करके वहां की सीसीटीवी फुटेज लेकर चले जाता है ताकि वह किलर के बारे में पता लगा सके। फिर अगले दिन अविनाश अपनी टीम के साथ क्राइम सीन के बारे में डिस्कस करता है जहां हम उस लड़की को देखते हैं जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, और उसका नाम आसमा होता है। अविनाश अब अपने साथियों को बोलता है कि अगर किलर मिनिस्टर के पीए को मारने आया था तो उसने वहां पर बैठे और लोगों को क्यों मारा। और क्राइम सीन पर एक और बात अजीब थी कि मिनिस्टर के पीए के साथ बैठे लोगों को किलर ने कुर्सी पर ही गोली मार दी, जबकि आसमा और इरफान को किलर ने ऐसे मारा कि उनकी बॉडी जमीन पर पड़ी थी। इससे अविनाश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्राइम सीन पर हुआ क्या है। तभी एकदम से संजना अविनाश को बताती है कि गोविंद को होश आ गया है जो कि क्राइम सीन पर बेहोश मिला था। अब अविनाश हॉस्पिटल जाकर गोविंद से पूछताछ करता है कि क्राइम सीन पर हुआ क्या था। तब गोविंद बताता है कि बार में सब लोग एंजॉय कर रहे थे। तब अचानक से एक काली हुडी वाला आदमी आया और उसने बड़ी बेरहमी से सबको गोली मार दी। तब गोविंद उस किलर का चेहरा नहीं देख पाया क्योंकि उसका मुंह ढका हुआ था, जिसके थोड़ी देर बाद वह डर के मारे बेहोश हो गया। अविनाश अब बार की सीसीटीवी फुटेज देखता है जहाँ उसको 2 आदमी बार के अंदर जाते दिखते हैं। पहला आदमी व्हाइट हुडी में आया था और दूसरा आदमी ब्लैक हुडी में आया था जिसके हाथ में गन थी। मतलब कि हो सकता है कि वह दोनों साथी थे और उन्होंने मिलकर ही सबको मारा है। अविनाश अब काफी सोचता है तो उसको पता चलता है कि किलर का असली टारगेट मिनिस्टर का पीए नहीं बल्कि आसमा थी, जो कि इरफान नाम के लड़के के साथ बार में आई थी। और किलर ने आसमा के मर्डर को छुपाने के लिए बाकी लोगों को मारा है ताकि किसी को पता ही न चल पाए कि मर्डर किसने किया और पुलिस को कोई एविडेंस भी ना मिले। मतलब कि अविनाश को अब आसमा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी थी, तभी वह इस केस को सॉल्व करके पता लगा पाएगा कि ये सब मर्डर किसने किया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अविनाश अपने नए घर में शिफ्ट कर रहा है। तब उसको जय नाम की इंस्पेक्टर का फोन आता है जिसने पहले उसके साथ काम किया था। जय अविनाश से एक तारा नाम की लड़की के मर्डर केस की बात करके उस लड़की की फोटो अविनाश को भेज देती है, क्योंकि उसे इस लड़की के मर्डर में पिछला कोई केस का पैटर्न लग रहा था। अविनाश अब विंस्टन नाम के लड़के से मिलता है जो कि अब एक्सपर्ट बन चुका है। वह अविनाश को क्राइम सीन के वेपन के बारे में बताता है कि सारे मर्डर एक ही बंदूक की गोली से हुए हैं, जो कि एक साइलेंट बंदूक थी जिसके चलाने से साउंड नहीं आता। फिर पुलिस स्टेशन में राज अब अविनाश को आजमा की सारी इन्फॉर्मेशन देता है और उन्हें एक रिजवान नाम के आदमी के बारे में पता चलता है जो कि आजमा और इरफान का दोस्त है और वो शायद उनको काफी सारी जानकारी दे सकता है। अब हम देखते हैं कि अविनाश कमिश्नर के पास बैठा है जहाँ वह कमिश्नर को सारी बात बताकर कहता है कि किलर का असली टारगेट पीए नहीं बल्कि आजमा नाम की लड़की थी, और वो कमिश्नर को पूरी बात बता देता है। जिसके बाद कमिश्नर केस को सॉल्व करने के लिए अविनाश को 2 दिन का समय देते हैं और अविनाश अब पुलिस स्टेशन में जाकर रिजवान को कांटेक्ट करने को बोलता है क्योंकि वह उनको काफी जानकारी दे सकता था। अगले सीन में डॉक्टर अविनाश को फोन पर आसमा की बॉडी की डिटेल बताते हैं जिसमें आसमा के चेहरे पर एक चोट का निशान था जो कि मर्डर से 2 दिन पहले आया था और किलर ने आसमा को पास उसके दिल में गोली मारी थी, तभी उसके खून की छींटे आसपास उड़कर गिरी। यह सब सुनने के बाद अविनाश को ये केस प्यार और बदले का
लग रहा था। अब हम एक अर्जुन चौहान नाम के आदमी को देखते हैं जो कि दिखने में साइको टाइप का आदमी लग रहा था और वो कोई ड्रामे की रिहर्सल कर रहा था। उसके बाद हम एक पुरानी बिल्डिंग में रिमझिम नाम की बच्ची को देखते हैं जो कि पिया नाम की लड़की के साथ थी। पिया रिमझिम को हीरोइन बनाने के बारे में कह रही थी। इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है और उस बच्ची के साथ कुछ तो गलत होने वाला है। अब हमें एक गौरव नाम के आदमी को दिखाते हैं जो कि अर्जुन चौहान से बात करके कहता है कि उसने मामला संभाल लिया है जो कि शायद किसी के मर्डर का हो सकता है। अविनाश की टीम अब रिजवान के घर जाती है तो वहाँ पर ताला लगा था और पड़ोस की आंटी बताती है कि रिजवान गाँव जा रखा है। उसके बाद अविनाश की टीम अब आजमा के रूम पर जाती है जहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि किलर ने आजमा के रूम में कुछ ढूंढने की कोशिश करी पर उसे कुछ भी नहीं मिला। अविनाश की टीम अब आजमा के रूम की तलाशी लेती है जहाँ उनको आजमा की अलमारी में काफी महंगी महंगी ड्रेस और गिफ्ट मिलते हैं, जबकि आजमा इतनी अमीर नहीं थी, जिससे अविनाश की टीम समझ जाती है कि आजमा एक कॉल गर्ल का काम करती थी, तभी उसके पास इतने महंगे महंगे सामान थे। अविनाश को अब आजमा के रूम से एक डॉक्टर की पर्ची मिलती है जिसके बाद वह उस डॉक्टर के पास आजमा के बारे में पता लगाने चले जाता है। अब डॉक्टर अविनाश को बताते हैं कि आजमा 2 दिन पहले उससे इलाज कराने के लिए आई थी क्योंकि उसके चेहरे पर चोट लगी थी। फिर अविनाश डॉक्टर से आजमा की फैमिली के बारे में पूछता है। तब डॉक्टर बोलते हैं कि आजमा की फैमिली में सिर्फ एक माँ है जिसे आजमा का ये काम पसंद नहीं था, इसलिए वह अपने गाँव चली गयी। अविनाश की टीम अब आजमा की माँ के पास जाकर उनको बताती है कि उनकी बेटी मर चुकी है, जिसको सुनकर आजमा की माँ रोने लगती है। पुलिस को आजमा की माँ के घर में एक कॉरियर मिलता है जो कि आजमा ने भेजा था और उसमें एक पेन ड्राइव थी। जैसे ही अविनाश उस पेन ड्राइव को चेक करता है तो उसमें एक लड़की की मरी हुई फोटो मिलती है, जिसे देखकर अविनाश को याद आता है कि उसने उस लड़की की फोटो कहीं देखी है। फिर अविनाश अपना फोन चेक करता है तो सेम ऐसे ही मर्डर की फोटो जया ने अविनाश को भेजी थी। मतलब कि आजमा को इस मर्डर के बारे में पहले पता चल गया था, तो शायद इसलिए किलर ने आजमा को मार दिया। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि पिया रिमझिम के पास 2 लड़कियों को ले आती है जिनको भी उसने हीरोइन बनाने को कहा था। मतलब कि पिया कुछ तो बड़ा प्लान कर रही है। अब हमें पता चलता है कि अर्जुन थोड़ा साइको इंसान है जो कि डॉक्टर से थेरेपी लेता है और यहाँ संजना को अब डॉक्टर का फोन आता है जो बताते हैं कि रिजवान वापस आ गया है और उनसे मिलना चाहता है। फिर अविनाश की टीम अब रिजवान से जाकर बात करती है। तब रिजवान बताता है कि आजमा एक कॉल गर्ल थी और एक क्लाइंट ने उसके मुंह पर मुक्का मारा जिसके बदले उसको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मिले थे। जब रिजवान ने उससे चोट का कारण पूछा तो आजमा ने कहा कि उसके धंधे में ऐसा सब कुछ होता रहता है, जिसके बाद रिजवान ने डॉक्टर से उसका इलाज करवाया। फिर वह 4 तारीख को नमाज पढ़कर अपने गांव चला गया। यहाँ अविनाश को रिजवान पर शक होता है कि वह उससे कुछ छुपा रहा है। तब अविनाश रिजवान से ट्रेन की टिकट मांगता है जिससे वह अपने गाँव गया था और रिजवान उसे टिकट दिखा देता है। हालांकि अविनाश को अभी भी रिजवान पर शक था। अविनाश अब जया से आजमा और तारा के मर्डर केस के बारे में बात करता है। तब अविनाश को पता चलता है कि जिस आदमी ने तारा को मारा उसने उसकी लाश की फोटो आजमा के किलर के लैपटॉप में भेजी थी जो कि आजमा को मिल गई, जिसके कारण आजमा मारी गई ताकि ये बात किसी को पता न चल पाए। मतलब कि ये दोनों केस एक दूसरे से रिलेटेड हैं और इन सब के पीछे कोई एक ही आदमी है। इधर गौरव अर्जुन से बात करता है कि उन्हें एक बहुत बड़ी डील मिली है जिसके होते ही उन्हें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। यहाँ जया अब तारा के बारे में इन्वेस्टिगेशन करके अविनाश की टीम को बताती है कि उसके घर में महंगे महंगे कपड़े और गिफ्ट मिले हैं, जबकि उसका रूम नॉर्मल था। मतलब कि तारा और आजमा दोनों कॉल गर्ल थी और किसी एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती थी। अविनाश की टीम को अब आजमा की कॉल रिकॉर्ड से अमीशा नाम की लड़की के बारे में पता चलता है जो कि शायद उसकी दोस्त थी। साथ ही उन्हें किसी राजीव नाम के आदमी के बारे में भी पता चलता है जो कि आजमा का क्लाइंट हो सकता था। इसी सीन में अविनाश की टीम को एक और बात पता चलती है कि आजमा को उसके क्लाइंट के बारे में एक कोड मैसेज से पता चलता है कि उसको कहां और कितने बजे जाना है, जिसे अविनाश की टीम डिकोड करके फटाफट इन्वेस्टिगेशन के लिए चली जाती है। फिर जब अविनाश मैसेज वाले एड्रेस पर जाता है तो वहाँ पर ताला लगा था। इसके बाद अविनाश राजीव के पास जाकर उससे आजमा के बारे में पूछता है जो कि शायद आजमा के क्लाइंट में से एक था। तब राजीव बोलता है कि उसको आजमा के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन अविनाश को पता था कि राजीव उससे कुछ छुपा रहा है, इसलिए वो राजीव को अपने साथ जेल ले जाने लगता है। तब जेल के डर से राजीव बताता है कि उसको आजमा एक होटल में मिली थी जहाँ उसकी आजमा से बात हुई। तब
उसे पता चला कि वह एक कॉल गर्ल है, जिसके बाद आज़मा ने उसको अपना नंबर दे दिया और वह उसे डायरेक्ट मैसेज करके अपने पास बुलाता था। उसे आज़मा की कोई एजेंसी के बारे में नहीं पता। अब पुलिस स्टेशन में संजना अविनाश को बताती है कि उसको आज़मा के कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि जिस नंबर से उसको क्लाइंट के मैसेज आते थे वह हर बार चेंज होते थे। जब संजना ने सर्विस प्रोवाइडर से बात करी तो उन्हें ये पता चला कि ये सारे नंबर किसी पूनम शर्मा नाम की औरत की आईडी पर रजिस्टर्ड है। फिर थोड़ी देर बाद अविनाश अब अमीशा से मिलता है, जो कि आज़मा की दोस्त थी। अमीशा बताती है कि उसको किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता, बस उनको एक कोड मैसेज आता है जिससे उन्हें पता चलता है कि उन्हें कहां और कब जाना है। फिर अविनाश अमीशा से पूछता है कि तुम इस धंधे में कैसे आई। तब अमीशा बताती है कि कुछ लोग उसके घर आए थे जिन्होंने उसकी फैमिली को बोला कि वह उसे हीरोइन बनाएंगे, जिसके बाद वह लोग उसकी फैमिली को पैसे देकर उसे ले गए और ऑडिशन के नाम पर अमीशा को एक क्लाइंट के पास भेज दिया जिसने उसके साथ दुष्कर्म किया और ऐसे करके वह इस धंधे में फंसकर रह गई है। अविनाश अब अमीशा से पूछता है कि आज़मा ने उसके क्लाइंट के लैपटॉप में कुछ देखा, जिसके बाद उसने अमीशा को मिलने के लिए कहा, मतलब कि उसके मरने की वजह वही चीज है। यह सुनते ही अमीशा डर जाती है और फटाफट भाग जाती है क्योंकि उसको अपनी जान का डर लग रहा था। फिर इधर इंस्पेक्टर राज और अमित पूनम के घर जाते हैं। तब वह देखते कि पूनम तो एक बूढ़ी औरत है जिसकी आईडी का यूज सिम कार्ड निकालने के लिए किया गया है, बाकी पूनम को कुछ भी नहीं पता। अगले सीन में अविनाश अमीशा के घर जाता है जहाँ वह देखता है कि उसको किसी ने मार डाला है, जबकि उसने उसके घर के बाहर 2 पुलिस वाले लगाए थे। फिर डॉक्टर अमीशा की लाश को एग्जामिन करके बताते हैं कि किसी ने अमीशा का मर्डर किया है और उसके हाथ में चाकू से कट मारा है ताकि ये सब सुसाइड लगे, और जो सुसाइड नोट अमीशा के घर में मिला है वह शायद किलर ने ही लिखा है। यह सब होने के बाद अविनाश का दिमाग खराब हो जाता है और उसको लगता है कि अमीशा की मरने की वजह वही है, इसलिए वह अपनी टीम को जल्दी इस केस को सॉल्व करने को बोलता है ताकि आगे अब किसी की जान ना जाए। अब पुलिस स्टेशन में संजना अमीशा की डायरी पढ़ती है जिसमें उसने 11 से 15 तारीख तक जयपुर जाने का प्लान किया था और डायरी में छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था कि और भी लाशें बिखरेंगी। यह सब लिखकर अमीशा ने अविनाश को इशारा किया था कि इस धंधे में और भी लड़कियां फंस रखी हैं। अविनाश अब अपने साथियों को कहकर 11 तारीख की मुंबई से जयपुर जाने वाले पैसेंजर की डिटेल निकालने को बोलता है, जिसमें 15 से लेकर 20 साल की लड़कियां अकेले ट्रैवल करने वाली हैं। थोड़ी देर बाद अमीशा की दादी अब पुलिस स्टेशन में आती हैं, जहां अविनाश उन पर चिल्लाकर कहता है कि आपने अपनी पोती को किस दलदल में फंसा दिया था। तब अमीशा की दादी बोलती हैं कि ये सब अमीशा के माँ बाप ने कुछ पैसों के लालच में किया और उन्हें कुछ भी नहीं पता। इसके बाद अविनाश की टीम अब मुंबई से जयपुर जाने वाले पैसेंजर की लिस्ट निकाल लेती है, जिसमें 15 से 18 साल के बीच 7 लड़कियां थी जो कि अकेले ही ट्रैवल कर रही थी। अविनाश अब समझ गया था कि ये केस चाइल्ड ट्रैफिकिंग का भी है, जिसमें लड़कियों को प्रोस्टिट्यूट के गलत काम में डाल दिया जाता है। इसके बाद अविनाश अपनी टीम को उन सब लड़कियों के नंबर पर कॉल करने को कहता है जो कि उन्हें एयरलाइन वालों ने दिए थे, जिससे शायद उन्हें उन लड़कियों के बारे में कुछ पता चल पाए। फिर अविनाश जया को कॉल करके सब बताता है और जयपुर के एयरपोर्ट में लड़कियों को ढूंढने को बोलता है ताकि वे लड़कियों के साथ गलत काम होने से बचा पाए। अगले सीन में हम जयपुर के एक विला में कुछ लड़कों को देखते हैं जो कि मिनिस्टर के बेटे सनी की बैचलर पार्टी मनाने आए थे। इधर जया अब जयपुर के एयरपोर्ट में लड़कियों को ढूंढने की कोशिश करती है पर उसे कोई भी नहीं मिलता, लेकिन हम देखते हैं कि जया के पीछे से एक गाड़ी जा रही है जिसमें कनिका नाम की औरत कुछ लड़कियों को अपने साथ ले जा रही है। इधर अविनाश अब कमिश्नर को सब बता देता है और कहता है कि मुंबई से जयपुर कुछ लड़कियों को ले जाया जा रहा है और उनके साथ कुछ तो गलत हो सकता है, तो उन्हें जल्दी जयपुर जाकर उन्हें पकड़ना होगा। जिसके बाद अविनाश अपनी टीम के साथ जयपुर के लिए निकल जाता है। यहाँ अनिका अब उन 7 लड़कियों को अपने साथ होटल में खाना खिलाती है। तब रिमझिम चुपके से वॉशरूम जाकर अपने घर कॉल करती है क्योंकि उसके पास फोन था पर उसका फोन नहीं लगता। तभी एकदम से अमित एयरलाइन में दिए नंबर से रिमझिम को कॉल लगाकर उसके बारे में पूछता है। तब रिमझिम बोलती है कि वह जयपुर में 6 लड़कियों के साथ आई है। तभी अनिका की आवाज आती है और रिमझिम फोन को काट कर बाथरूम में चली जाती है। हालांकि थोड़ी देर में अनिका रिमझिम का फोन छीन लेती है क्योंकि उसको उसके फोन के बारे में पता चल गया था। अमित अब अविनाश को कॉल करके रिमझिम का नंबर देकर उसकी लोकेशन के बारे में बता देता है। इधर विला में हमें सनी के दोस्तों की बातों से पता चलता है कि आज सनी की तरफ से उनके कमरे में एक लड़की आएगी जो कि वही लड़कियां थी जिन्हें बचाने के लिए अविनाश जयपुर पहुंच गया था। रात को अनिका सभी लड़कियों को ऑडिशन का झांसा देकर विला के एक रूम में भेज देती है ताकि वह अपने क्लाइंट को लड़की दे सके। यहाँ अविनाश की टीम भी अब रिमझिम के नंबर की लास्ट लोकेशन से पता करके होटल में जाते हैं, जहाँ से उन्हें पास के एक विला के बारे में पता चलता है। इधर सनी के दोस्त लड़कियों के रूम में जाकर उनके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी एकदम से अविनाश अपनी
अपनी पूरी टीम के साथ आकर विला में छापा मारता है और सारी लड़कियों को बचा लेता है। उसी समय मां मिनिस्टर का बेटा सनी अब एक लड़की के सर पर बंदूक लगाकर आता है, पर अविनाश सनी की बंदूक छीनकर उसे खूब मारता है। इधर जया और संजना अनिका को पकड़ लेते हैं, जिससे उन्हें गौरव के बारे में पता चलता है। और जैसे ही गौरव अपने कमरे से भागने वाला होता है, तब पुलिस आकर गौरव को भी पकड़ लेती है। मगर गौरव ने पुलिस के पकड़े जाने से पहले अपने लीडर को सब कुछ बता दिया था, जिससे वह बचकर भाग गया। अगले दिन अविनाश की टीम अब गौरव से पूछताछ करते हैं। तब गौरव बोलता है कि उसने किसी का मर्डर नहीं किया, वह बस अर्जुन चौहान नाम के आदमी के लिए काम करता है, जिससे उसको पैसे मिलते हैं। पुलिस अब अर्जुन का पोस्टर बनवाकर आसपास बंटवा देती है, ताकि उनको अर्जुन के बारे में पता चल पाए। या जया अब अविनाश को बताती है कि गौरव एक डिजाइन शॉप चलाता है, जिसके अंडर में वह लड़कियों को सप्लाई करने का काम करता है। और अविनाश अब गौरव से तारा के बारे में पूछता है। तब गौरव बताता है कि एक जेरेमी जॉनसन नाम का आदमी दुबई से आया था, जिसको तारा पसंद थी। उसने तारा के साथ उसकी वाइल्ड फैंटेसी पूरी की, जिसके कारण तारा मारी गई, क्योंकि वह कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो गया था। हालांकि वह आदमी यहाँ से बचकर भाग गया। ये सुनकर अविनाश को बहुत गुस्सा आता है और वो गौरव को मारने लगता है। अविनाश अब समझ गया था कि ये सब ह्यूमन ट्रैफिकिंग का धंधा अर्जुन चौहान कर रहा है, जिसको वह किसी भी हाल में पकड़ कर रहेगा। फिर अविनाश अब अपनी टीम के साथ सारी लड़कियों को बचाकर मुंबई वापस ले आता है और कमिश्नर अब अविनाश के काम से खुश थे। पर अविनाश अभी भी खुश नहीं था, क्योंकि उसका अभी मेन किलर को पकड़ना था, जिसने सब कुछ किया है। फिर पुलिस स्टेशन में अविनाश अब अपने साथी अमित से बात करता है। तब अमित बोलता है कि उनको अर्जुन जैसा डिस्क्रिप्शन वाला कोई आदमी नहीं मिला, जिसके बारे में गौरव ने बताया था। अविनाश अब दोबारा से इस केस के एविडेंस चेक करता है। तब उसको पता चलता है कि रिजवान उससे झूठ बोल रहा था कि उसने नमाज पढ़कर 4 तारीख को ट्रेन पकड़ी, जबकि नमाज तो अगले दिन थी और उसने 5 तारीख को ट्रेन पकड़ी थी। पुलिस अब रिजवान के घर जाकर उसे पकड़ लेती है। फिर अविनाश रिजवान को खूब मारता है। तब रिजवान सच बताता है कि 3 तारीख को जब वह आजमा के साथ था, तब उसने बताया कि उसने अपने क्लाइंट के लैपटॉप में कुछ ऐसा देखा जिससे वह इन सब धंधे से बाहर निकल सकती है। फिर 4 तारीख को जब रिजवान अपने गांव जाने लगा, तो उसको अर्जुन का फोन आया और उसने उसको ब्लैकमेल करने वाली एक लड़की को धमकाने को कहा, जिसके बाद रिजवान अपनी ट्रेन छोड़कर उस लड़की को धमकाने के लिए एक बार में गया, जहां उसने देखा कि वहाँ तो आजमा है, मतलब कि अर्जुन ने आजमा को धमकाने को कहा था। रिजवान अब आजमा और इरफान से बात कर रहा था। तब एक काली हुडी वाला आदमी आया, जिसने वहाँ पर सबको मार दिया और रिजवान को अपने साथ ले गया, जिसके बाद रिजवान उस आदमी से बचकर भाग गया और अगले दिन वह अपने गांव चला गया। अविनाश अब समझ गया था कि किलर ने ये सब रिजवान को फंसाने के लिए किया है। और जब आजमा को तारा के मर्डर की बात पता चली, तो उसने अमीशा को बताया, ताकि वह दोनों इस धंधे से बचकर निकल सके, जिस कारण वह दोनों ही मारी गई। अविनाश को यहाँ एक और बात पता चलती है कि जिस आदमी से आजमा मिला करती थी, वह शायद अर्जुन ही था, जो कि शायद आजमा से प्यार करने लगा था। इसलिए उसने आजमा को तब नहीं मारा जब उसको तारा के लाश की फोटो दिखी थी। अब अविनाश के दिमाग में काफी सारे सवाल चल रहे थे, जिसके जवाब उसके पास नहीं थे। और संजना अब अविनाश को बताती है कि अब तक जितने भी लोगों से उन्होंने पूछताछ करी है, किसी ने भी अर्जुन को देखा नहीं है और रिजवान ही अर्जुन का खास आदमी है, जो कि उसका सारा धंधा संभालता है। साथ ही शौक की बात तो यह है कि सारी कॉल गर्ल अर्जुन को 1,20,000 रुपए हर महीने भेजती हैं, जो कि रिजवान अर्जुन को देता था। अविनाश अब रिजवान को जाकर दोबारा मारता है, क्योंकि वह उसको पूरी बात नहीं बता रहा था। तब रिजवान बोलता है कि वह हर महीने 30 कॉल गर्ल से 1,20,000 रुपए कलेक्ट करके अर्जुन को देता है, पर उसने अर्जुन को देखा नहीं, क्योंकि वह पैसे आर्टिफैक्ट कंपनी के अकाउंट में डालता है। अविनाश की टीम अब आर्टिफैक्ट कंपनी के एड्रेस को निकालकर वहाँ पर जाती है, जहाँ वह देखते हैं कि वहाँ राजीव बैठा है। राजीव अब अविनाश को बताता है कि अर्जुन चौहान तो उसका साला है, जिसके बाद अविनाश अर्जुन को जाकर पकड़ लेता है। पर अर्जुन को इन सब मर्डर और एस्कॉर्ट के धंधे के बारे में कुछ भी पता नहीं था और वह बस पागलों की तरह हरकतें कर रहा था। लेकिन अविनाश की टीम को अब अर्जुन के रूम से सारे एविडेंस मिल जाते हैं, जिससे वह कॉल गर्ल के सारे धंधे चला रहा था। पर यहाँ अविनाश ये समझ गया था कि ये वह अर्जुन नहीं है जिसको वह ढूंढ रहे हैं। कोई बड़ी चालाकी से अर्जुन को फंसा रहा है ताकि वह बच सके, क्योंकि अर्जुन के मिलते ही उनको सारे एविडेंस बड़ी आसानी से मिल गए, जिसको वह कितने टाइम से ढूंढ रहे थे। और वैसे भी अर्जुन पागल था, जिसके बस का ये सारा काम करना नहीं था। अविनाश की टीम
फिर भी अर्जुन को पकड़ कर ले जाती है क्योंकि उनको कमिश्नर को कुछ तो दिखाना था। अब जैसे अविनाश जाने लगता है तब राजीव की बीवी का पर्स गिर जाता है, जिसको उठाने में अविनाश उनकी मदद करता है। फिर पुलिस स्टेशन में जाकर अविनाश काफी सोचता है कि इन सब केस के पीछे कौन है जो कि उनकी आंखों से छुप रहा है। तब उसको छोटू की माचिस से सिगरेट जलाते ही कुछ याद आता है, जिसके थोड़ी देर बाद अविनाश राजीव की बीवी आरती से बात करने जाता है। तब वह आरती से पूछता है कि वह 11 से 14 तारीख के बीच कहाँ थी। आरती बोलती है कि वह बैंगलोर छुट्टी मनाने गई थी। तब अविनाश बोलता है कि वह झूठ बोल रही है क्योंकि उसकी कार तो मुंबई दिल्ली के हाईवे की तरफ देखी गई, जहाँ दिल्ली में उसने एक कार रेंट पर जयपुर जाने के लिए ली थी। जिसका जवाब देते हुए आरती बोलती है कि वह जयपुर गई थी तो क्या हुआ। फिर संजना आरती की मेडिकल रिपोर्ट दिखाती है जिसके हिसाब से उसके पापा ने उसकी हार्मोन सर्जरी करवाई थी। तब आरती बोलती है कि हाँ करवाई थी क्योंकि वह एक लेस्बियन है। आरती अब अरविंद को उसकी स्टोरी बताती है कि उसके पापा को उसका लेस्बियन होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जिसके बाद उन्हें एक दिन उनके बेटे के बारे में पता चला जो कि उनकी मिस्ट्रेस से हुआ था। यह जानकर वो काफी खुश हुए और उन्होंने अपना सब कुछ उसी बेटे के नाम कर दिया जिसका नाम था अर्जुन। और आरती की शादी राजीव से जबरदस्ती उन्होंने ही करवाई थी क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि आरती किसी लड़की के चक्कर में पड़े। ये सब बताकर आरती अविनाश को बोलती है कि तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो बताओ, नहीं तो मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तब अविनाश आरती का राज खोलकर कहता है कि तुम ही भेष बदल कर नकली अर्जुन चौहान बनी ताकि तुम अपने सौतेले भाई अर्जुन को फंसा सको, जिसके बाद तुम्हें अपने पापा की सारी प्रॉपर्टी और पैसा मिल जाए। अविनाश अब कहता है कि आसमा तुम्हारे लिए काम करती थी। जब तुम्हें पता चला कि आसमा को लेस्बियन के साथ इंटीमेट होने में कोई दिक्कत नहीं है तो तुमने उससे बात करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन आसमा ने तुम्हारे लैपटॉप से तारा के मर्डर की फोटो खींच ली जिसको लेकर वह अमीशा के साथ तुमको ब्लैकमेल करने लगी। इसके बाद तुमने आसमा और अमीशा को मार दिया, पर जब तुम अमीशा को मारने गई तो तुम्हारी उससे झड़प हो गई जिस कारण तुम्हारा एक बाल अमीशा के नाखून में अटक गया। इसी की वजह से उन्हें आरती का डीएनए सैंपल मिल गया जिससे साबित होता है कि आरती ने ही अमीशा को मारा है। फिर उन्होंने अर्जुन की वॉइस को चेक किया जो कि एक वॉइस ऐप की मदद से आवाज को बदला गया था और उस आवाज को फिल्टर करते ही उन्हें आरती जैसी आवाज मिल गई। यहाँ तक कि अमीशा के सुसाइड नोट की राइटिंग भी आरती की राइटिंग से मैच करती है। अविनाश अब आरती से बोलता है कि तुमने ये सब क्यों किया और बार में उन सब लोगों को क्यों मारा। तब आरती बोलते कि बार के सारे आदमी मेरे रास्ते में आए थे इसलिए मैंने सबको मार दिया क्योंकि मैं जरा सा भी रिस्क लेना नहीं चाहती थी। फिर अविनाश लड़कियों की ट्रैफिकिंग के बारे में पूछता है। तब आरती बोलती कि उसने ये सब पैसों के लिए किया है और वैसे भी लड़कियों के साथ ये सब तो होता ही रहता है, भले ही चाहे शादी की बात क्यों ना हो, पर वैसा भी लड़कियों को अच्छे पैसे और अच्छी लाइफ स्टाइल दे रही है। यह कहकर आरती अपनी क्राइम की जस्टिफिकेशन दे रही थी। इसके बाद आरती बचकर वहाँ से भागती है और टेरेस से कूदकर अपनी जान दे देती है क्योंकि उसको पता था कि वह बच नहीं पाएगी। जिसके बाद ये केस यहीं पर खत्म होता है। फिर पुलिस स्टेशन में अब संजना अविनाश से पूछती है कि आपको कैसे पता चला कि आरती इन सबके पीछे है। तब अविनाश बोलता है कि उसने आरती के बैग में मैच स्टिक का बॉक्स देखा था जो कि सेम उसने जयपुर में देखा था, जिससे उसको आरती पर शक हुआ और जब उसने इन्वेस्टिगेशन की तो वही कातिल निकली। अब अविनाश की टीम रिलैक्स होकर घर जाने लगती है। तभी अविनाश की टीम को एक और केस मिलता है जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। यानी कि दोस्तों इसका पार्ट 3 भी आएगा। वैसे अगर आपको इसका पार्ट